बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपकी हिस्ट्री की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 8 किसान जमींदार और राज इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं और मोस्टली इस चैप्टर से आते ही आते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन जो शॉर्ट में आपसे पूछे जाते हैं 3 या 4 मार्क्स में, उनके बारे में। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और मोस्टली आते ही आते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और इंग्लिश में भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम अपने इस चैप्टर से। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है, ये पूरा का पूरा घूमता है 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान। वैसे तो 90% इसका भाग है 16वीं से 17वीं शताब्दी और 10% इसका चला जाता है 18वीं शताब्दी के दौरान के बाद, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा जाएगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, इसका आपको उल्लेख करना है। यानी कि ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में कैसे कैसे क्रियाकलाप होते थे, इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसानों के बारे में जानकारी की क्या स्रोत है, ठीक है। आप जब आंसर लिखोगे तो किसानों के बारे में जानकारी के स्रोत में जो आंसर लिखोगे वो आप पूरा का पूरा एज इट इज इसमें भी लिख दोगे, ठीक है। अब शुरुआत इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले उस समय यानी कि मध्यकाल में किसान जो थे वो खुद तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं जो कि अपने बारे में खुद लिख सकें। तो इसीलिए हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे, हम उन पर निर्भर होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसान तो उस समय ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। अब इसी ग्रंथ के संबंध में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है बच्चों आइन ए अकबरी। अकबरनामा की तीसरी जिल्द, जो कि अकबर के जो दरबारी थे इतिहासकार अबुल फजल ने 5 बार संशोधित करने के पश्चात इसे पूर्ण रूप दिया था, ठीक है। अब ये जो ग्रामीण समाज की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें आईने अकबरी में बहुत सारी बातें पता चलती है, जैसे कि यहाँ पे खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र बनाया हुआ था। राज्य के नुमाइंदों के द्वारा कर की उगाही अर्थात राज्य के वे लोग जो कर को लोगों से एकत्र करते थे, वो कर को कितना एकत्र करके लाए हैं और कहाँ कितना खर्च करना है, ये सारी जानकारी लेते थे। साथ ही राज्य और ग्रामीण जमींदार जो होते थे इनके बीच में संबंध कैसे, कभी अगर जमींदार विद्रोह करते थे तो किसान साथ देते थे और फिर वो अलग हो जाते थे, और अगर इनके बीच में अच्छा खासा संबंध बना हुआ है तो कर आसानी से दे देते थे। तो राज्य जो था वो पूरा का पूरा इस चीज का अपने पास लेखा जोखा है, ठीक है। वहीं धीरे धीरे करके फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस समय बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो राज्य हुआ करते थे ये किसानों से कितना कर लेते थे, जिसकी वजह से सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है। और फिर यूं हुआ कुछ कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दस्तावेजों में पूर्वी भारत के बहुत से किसानों के संबंधों के बारे में बताया, किसान राज्यों के बारे में, किसान जमींदारों के संबंधों को यहाँ पे पेश किया है, ठीक है। फिर वहीं मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत हैं उसमें भी किसानों के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया गया, जैसे कि रैयत, मुजरियान, किसान, आसामी, जिससे ये पता चलता है कि उस समय एक ही किसान को कई अन्य भाषी लोग अपने अलग अलग नामों से पुकारा करते, ठीक है। तो ये ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं कह लो या फिर किसानों के बारे में जानकारी के स्रोत कह लो, ये एक ही है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें कि 18वीं शताब्दी में, कब, 18वीं शताब्दी में मारवाड़ में ना एक किताब मिली थी। कहाँ पे? राजस्थान के मारवाड़ में। यहाँ से क्या था, एक किताब मिली थी और ये जो किताब थी इस किताब में दो व्यक्ति, एक तो राजपूत, ठीक है, और एक थे जाट। राजपूत और जाट, ये राजपूत और जाट थे जाति से, लेकिन फिर भी इन्हें किसान कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इजी वे में। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे पूछेगा, फ्रॉम विच सोर्स डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ रूरल सोसाइटी इन द 16th एंड 17th सेंचुरी मेंशन्ड है। सिंपल सा हम इसे मेंशन करेंगे और एक वो जो मारवाड़ वाला मैंने पॉइंट बताया वो भी आप लिख दें।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछा जाएगा आपसे। दूसरा आपसे पूछेगा 17वीं शताब्दी के किसानों की स्थिति का वर्णन कीजिए, या फिर मुगल काल में जो किसान थे इसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। दोनों ही पॉइंट है, मतलब दो क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल काल के किसान या फिर 17वीं शताब्दी के किसान। आंसर आपको सेम एज इट इज वही लिखना है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनके लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि रेयत, मुजरियान, किसान या फिर असामी। तो अन्य भाषी लोग इसे अन्य नामों से पुकारते थे। और दो तरह के किसान थे, एक थे खुदकास्ट और एक थे पाहीकास्ट। तो खुदकास्ट जो थे, मान लेते इस गांव में दो बंदे हैं, ठीक है, ये है खुदकास्ट, ठीक है, और ये है पाहीकास्ट। तो ये जो खुदकास्ट थे इनकी अपनी जमीन होती थी अपने पास खुद की, तो ये इसी गांव में रहते थे। लेकिन पाहीकास्ट जो थे वो दूसरे गांव की जमीन को क्या करते थे, ठेके पर लिया करते थे और उस पे खेती करते थे, जिसका अधिशेष कुछ मात्रा में जिसका खेत होता था वो ले जाता था। तो ये दो तरीके के किसान होते थे। और यहाँ पे ये देखा गया भारत के उत्तरी भाग में कि उत्तर भारत में एक किसान के पास ऐसा कभी हुआ होगा शायद ही कि उसके पास एक जोड़ी बैल या फिर दो हल होंगे। कई किसानों के पास तो ये भी नहीं होता था, इससे भी कम होते थे, ठीक है। और उस समय खेती व्यक्तिगत मिलकियत के सिद्धांत पर आधारित थी। का मतलब है उस समय जिसके पास अपना खेत है वो किसानी आसानी से कर लेता था और वो मुनाफा भी अच्छा खासा कमाता था, ठीक है। लेकिन कई बार ये देखा गया जो किसान कमजोर होते थे तो राजा उनकी जमीनों को कैसे भी करके मतलब खरीद और बेच देता था, ठीक है, जैसे उसको की मालिकी ना हो। तो यानी कि किसानों की स्थिति उस समय काफी खराब थी। जो ज्यादा गरीब थे वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जो थोड़े जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी भी वो थोड़ा ऊपर उठ गए। तो ये थी इनकी स्थिति, ठीक है। अब आप इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, सिंपल पॉइंट है, ओके। इसी को जब इंग्लिश से पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा बच्चों, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ 17th सेंचुरी, या फिर मुगल अंपायर में जो कंडीशन थी फार्मर्स की 17th सेंचुरी में, ये आपको समझ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आप इजीली लिख देंगे। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन समझे हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका एग्जाम के संबंध में, इस चैप्टर के संबंध में कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसे आप जरूर ज्वाइन करो जाके, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सभी बच्चे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको जो भी हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, मध्यकालीन भारतीय समाज में सिंचाई व्यवस्था और फसल तकनीक। देखिए दो पॉइंट है, एक तो आपको बताना है कि सिंचाई की व्यवस्था कैसी होती थी और फसल तकनीक कैसी होती थी इसके बाद, ठीक है। तो सिंचाई की व्यवस्था में बेसिकली आपको दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कौन से, एक तो बारिश का पॉइंट और एक आएगा जो कृत्रिम उपाय बनाए गए थे, और इस कृत्रिम उपाय में भी नहर वाला पॉइंट, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो सिंचाई में दो पॉइंट आ गए, एक तो बारिश। तो बेसिकली वह क्षेत्र जहाँ पे बारिश होती थी अच्छी खासी, तो वहाँ पे जो रोजमर्रा के खाने वाली फसलें होती थी जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार और अन्य जो फसलें होती थी वो उगा ली जाती थी। और जब ये कम मतलब हमारे हमारे लायक हो जाती थी और फिर लगता था कि हाँ बच गई हैं तो उसको बेच भी दिया जाता था। फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी तो वहाँ पे ऐसी फसलों को उगाया जाता था जिन्हें सिंचाई की जरूरत कम पड़े, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सारी, ठीक है। चलो ये तो हो गई वर्षा के बारे में। फिर आते हैं सिंचाई के कृत्रिम कृत्रिम तरीके, जिसमें राज्य के द्वारा मदद दी जाती थी किसके लिए, नहर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि उत्तर भारत में कई राज्यों ने नई नहरों को बनवाने के लिए और नाले खुदवाने के लिए अनुदान दिया। साथ ही कुछ पुरानी नहरें जो टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत भी करवाई और उन पे पानी की जो लहर थी, पानी की धारा को भी छुड़वाया। इसी में एक एग्जाम्पल है बच्चों, शाहजहां ने अपने शासन काल में पंजाब में एक नहर बनवाई थी अपने ही नाम से, शाह नहर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से, एक आएगा दो पॉइंट बारिश के और एक पॉइंट सिंचाई। अब बारी आती है फसल तकनीक की। तो फसल तकनीक में आप टोटल जो वो 3 पॉइंट डाल सकते हो, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों हल का उपयोग, ठीक है। तो खेत जोतने के लिए एक छोर पर लोहे की नुकील या फिर धार लगे जो फॉल लगे हल होते थे, इनका उपयोग होता था, जो कि मिट्टी को बहुत ही गहरे नहीं खोदते, ठीक है। वैसे नहीं की जगह खोदते आना चाहिए, क्योंकि जब खोदेंगे तभी तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। फिर साथ ही मिट्टी की गुड़ाई के लिए और मिट्टी की फसल की निराई के लिए कुछ ऐसे हथियार होते थे, ठीक है, जिन पे यहाँ पे
लकड़ी के वो बने रहते थे जिससे कि आप इजीली पकड़ लो, और बाकी का पूरा एरिया जो है वो लोहे का होता था और ये धार वाला होता था। तो ऐसे जो औजार थे वो काम में लाए जाते थे। और ये भी आप बता सकते हो कि उस समय जो बर्मा था, बर्मा यानी कि बेसिकली जैसे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हाथों से जो बीज होते हैं, फसलों के बीज उसको बोते हैं, तो उस समय बर्मे का भी उपयोग किया जाता था, लेकिन ज्यादातर हाथों का उपयोग करते थे। फसल की कटाई के लिए भी सेम ऐसे ही औजारों का उपयोग किया जाता। तो ये है मध्यकालीन भारत में सिंचाई और तकनीक की व्यवस्था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, हाउ इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप टेक्नोलॉजी वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिडिवल इंडियन सोसाइटी। तो ये पॉइंट आप इजीली यहां से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन फोर्थ किसानों के बारे में आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय समाज में मध्यकालीन भारतीय कृषि में जैसे जैसे विशेषताएं बढ़ती चली गई, सिंचाई तकनीक, फसल तकनीक बहुत तेजी से बढ़ी, तो यहाँ पे फसलें जो थी वो बहुत तेजी से अन्य प्रकार की विकसित होने लगी। तो आपको बताना है कि फसलों की भरमार यहाँ पे कैसे थी। ठीक है, तो शुरुआत से इस तरीके से करेंगे कि मौसम के दो चक्र, एक था खरीफ यानी कि पतझड़ और दूसरा था रबी यानी कि बसंत। यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश और बारिश भी अच्छी होती थी, सिंचाई अच्छी होती, तो इससे क्या हुआ कि सिंचाई बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होने लगी और सिंचाई अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने लगी। इसकी वजह से वहां पे दो की जगह अब तीन फसलों को उगाया जाने लगा, यानी कि तीन फसलों की खेती शुरू हो गई। आईनी अकबरी हमें ये बताती है कि खरीफ और रबी दोनों फसलों को मिलाकर केवल और केवल मुगल प्रांत के आगरा क्षेत्र में 39 तरह की फसलों को एक साल में उगाया जाता था, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 39, एक ही खेत में नहीं, अलग अलग खेतों में अलग अलग तरीके। ठीक है, फिर वहीं दिल्ली प्रांत से 43 किस्मों की फसल उगाई जाती थी। क्या होगा अगर आपसे कोई ये कहे कि फसल एक ही है लेकिन उसकी किस्म, उसके प्रकार अलग अलग है, जैसे कि बंगाल में केवल चावल फसल की कई सारी किस्मों को उगाया जाता था जिनमें 50 किस्में। ठीक है, तो ये तो हो गया भारत के बारे में। अब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में नई दुनिया से कुछ और फसलें भारत में आई। फॉर एग्जाम्पल, भारत में मक्का जो थी वो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके और भी देशों से टमाटर, आलू, मिर्ची, ऐसी बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे आने लगी। और जब सब्जियां आई तो खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, व्यापार बढ़ने लगा, और फिर बहुत सारे फल जैसे कि अनानास, पपीता, ऐसे फल भी अन्य देशों से भारत में आने लगे। और धीरे धीरे करके एक वर्ड विकसित हुआ, जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें, ये भी आप कह सकते हो। तो बेसिकली जिन्स ए कामिल फसलों को उगाने के लिए राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दे देता। क्यों? क्योंकि जब व्यापार होगा, नकदी फसलें उगाएंगे तो सिंपल सी बात है, राज्य को अधिक पैसा मिलेगा, अधिक कर, अधिक राजस्व मिलेगा, इसीलिए राज्य भी प्रोत्साहन देता। उदाहरण है कपास और गन्ना। ये आपको समझ में आ गया बच्चों, मध्यकालीन भारतीय कृषि में फसलों की भरमार किस तरीके से उस समय के अकॉर्डिंग रही थी। इसी क्वेश्चन को जब आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, ड्यू टू स्पेशली इन मिडिवल इंडियन एग्रीकल्चर abundance of crops was seen here। तो आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, देख सकते हैं इजी वे में। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे बताना है कि मुगल काल के इस समाज में, उसमें मुगलकालीन समाज में ये जो निचले तबकों में जातियां हुआ करती थी, गरीब लोग होते थे और जितने भी बड़े लोग वगैरह होते थे, इनमें आपस में हैसियत के बीच में एक सीधा साधा रिश्ता होता है। ये आपको समझाना है। ठीक है, तो मुगल काल में समाज में जाति, इसके बारे में बता। तो जो ये मैं एक पॉइंट आपको भी बताऊंगा, ये पॉइंट आप उस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो जहां पे मैंने आपको बताया था कि कृषि यानी कि किसानों के बारे में जानने के क्या स्रोत थे, और वही एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख दोगे। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि 17वीं शताब्दी में मारवाड़ से हमें एक किताब मिली है। अब इस किताब में राजपूतों को किसान बताया गया है, साथ ही साथ जो जाट लोग थे उन्हें भी किसान बताया। ठीक है, राजपूत और जाट दोनों ही किसान थे। लेकिन मजे की बात यह है, जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसमें राजपूतों को थोड़ा बड़ा बताया गया है। ठीक है, और जो जाट हैं उन्हें राजपूतों से निचला बताया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ये पॉइंट आप अलग कर सकते हो यहाँ से कि खेतों की जुताई करने वालों में बहुत से लोग ऐसे संख्या में थे जो कि नीच समझे जाते थे, और उन्हें नीच समझे जाने वाले कार्य दिए जाते थे या फिर खेतों में मजदूरी करवाई। अब ये तो हो गया राजपूतों के बारे में, खेतों में मजदूर के बारे में। फिर कई ऐसे समुदाय थे जैसे कि मुसलमान समुदाय, इसमें हलाल खुरान नामक जो जातियां हुआ करती थी,
इन्हें नीच समझा जाता था और इन्हें गांव की जो हद होते थे जैसे चांडाल वगैरह थे, इनको इसी तरीके से गांव से बाहर रहना पड़ा। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जैसे पशुपालन बढ़ा, बागवानी बढ़ी, तो इससे बहुत सारी जातियां और भी मजबूत हुई, जैसे कि अहीर। देखिए दोबारा से समझिए, जैसे जैसे पशुपालन और बागवानी बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे यहाँ पे बहुत सारी और भी जातियां, फॉर एग्जाम्पल अहीर, गुज्जर, माली, ऐसी बहुत सारी जातियां और तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। वहीं भारत के पूर्वी इलाके की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पशुपालक जातियां, मछुआरा जातियां, सदगोप, कैवत, ऐसे और भी कई किसानों की जातियां और अन्य प्रकार की जातियां यहाँ स्थित होने लगी। तो ये मुगल कालीन समाज में जाति व्यवस्था के बारे में ये पॉइंट आप इजीली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी पॉइंट को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा क्वेश्चन को, तो ऐसे पूछेगा, देयर वाज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कास्ट पॉवर्टी एंड द सोशल स्टेटस इन द लोअर स्टार्ट ऑफ द मुगल सोसाइटी। आपको कैसे लिखना है आंसर, इजीली आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब जो क्वेश्चन वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अलग टॉपिक। क्वेश्चन ये है, ग्रामीण समुदाय में आपको बताना है पंचायत का चुनाव और पंचायत के कार्य या फिर मुखिया के कार्य। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय में सबसे पहले पंचायत की अगर हम बात करें, तो उस समय पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी कि इसमें बुजुर्ग लोग होते थे, एल्डर लोग। अब सभी एल्डर तो हो नहीं सकते थे, तो इसमें एक कैटेगरी रख दी गई कि जिनके पास संपत्ति होगी बहुत बड़ी और जो पुश्तैनी संपत्ति है वो लोग इसमें शामिल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पर जो मुखिया होता था, ठीक है, ये जो मुखिया होता था, इसका चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से किया गया था और जिसे मुकद्दम या फिर मंडल कहते थे, और इस मुखिया की बात पूरे गांव को माननी पड़ी। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए इजी तरीके से। फिर यहाँ पे अब आएंगे इसके कार्य। ठीक है, किसके, पंचायत या फिर मुखिया के कार्य। तो मुखिया के कार्यों में सबसे पहला कार्य ये आ जाएगा कि मुखिया जो था वो गांव की आमदनी, खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाता था। और ये मुखिया का काम कौन करता था, एक व्यक्ति जिसका नाम होता था पटवारी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कार्य क्या हो जाएगा, हिसाब किताब बनवाना, जिसमें इसकी सहायता करता था पटवारी। अब इसी संबंध में इसके और भी कई कार्य आ गए, जैसे कि दूसरा कार्य ये है, पंचायत का सबसे बड़ा ये कार्य होता था कि मान लेते हैं इसके गांव में दो जातियां हैं, ए और बी, तो ये देखता था कि ये दोनों ही जातियां अपनी जाति की जो हद है, जो सीमा है, उसके अंदर रहे, शादी करनी है तो उसी जाति के अंदर रहे, इसीलिए। ठीक है, तो ये उस पर नजर रखती थी। इसीलिए ये देखा गया था पूर्वी भारत में जो भी शादियां होती थी वो मंडल, मुकद्दम या फिर कह लो पंचायत के मुखिया की मौजूदगी में ही होती थी। और साथ ही जो मुखिया था वो ये कहता था, चलो जाओ जरा देखो कहीं कोई जाति व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और अगर उल्लंघन कर रहा होगा तो उसमें जुर्माना लगा देता था या फिर उसे गांव से, उस समुदाय से निकाल देता था थोड़े टाइम के लिए। अब जब इसे कोई व्यक्ति है उसने कुछ गलत काम किया है, तो उस दंडित व्यक्ति को पहले तो गांव से बहरा निकाल देंगे, साथ ही उसकी जाति भी उससे छीन ली जाती थी, वो अपना पेशा भी छोड़ देता, उसे उसे हाथ धोना पड़ता था, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता था, खा पी सकता था बस, और इसके अलावा कुछ भी। ठीक है, तो ये ग्रामीण समुदाय में पंचायत के कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मुखिया होता था उसके कार्यों के बारे में सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा इजी में। अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पूछेगा बच्चों, राइट द इलेक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत इन रूरल कम्युनिटी। देख सकते हैं ये पॉइंट आप आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन मतलब इसी में फिर आ जाते हैं कि फंक्शंस क्या थे पंचायत के रूरल कम्युनिटी में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, ये एक तो हो गया था पंचायत पूरे गांव की। अब उस गांव में मैंने आपको बताया था कि कई जातियां हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ पे इस ए पर्टिकुलर, बी पर्टिकुलर, सी डी, हर एक जाति की अपनी एक पंचायत होती है। तो अब हम बात करेंगे जाति पंचायत की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में पंचायत के अलावा हर एक जाति की अपनी पंचायत होती थी, और जाति के लेवल पर ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। ये जाति पंचायतें जमीन से जुड़ी दावेदारियां, यानी कि जाति के लेवल पर जो भी दावेदारियां होती थी जमीन से संबंधित पानी मामले, उन सभी को सुलझाया करती थी। जाति के लेवल पे जाति पंचायत ये तय करती थी कि जितनी भी शादियां हैं वो जातिगत मानदंडों के मुताबिक ही हो, अगर नहीं हो रही है तो उसे कैंसिल करके उसे दोबारा से करवाएं। साथ ही गांव में यदि जाति का कोई आयोजन करवाया जा रहा है तो उस आयोजन में किसे ऊपरी जगह देनी है, किसे नीची जगह देनी है, किसे मध्यम की जगह देनी है, वो यही तय करती है। कौन, जाति पंचायत।
साथ ही यहाँ पे उदाहरण है कि राजस्थान में जाति पंचायतें जो थी वो अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में दीवानी झगड़ों को निपटाया करती थी, यानी कि दीवानी यानी कि जमीन से संबंधित, पुश्तैनी जमीन से संबंधित जो मामले थे उनको उनका निपटारा करती थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। इस तरह से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी को जब इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरीके से एनालिसिस द कास्ट पंचायत इन द रूरल कम्युनिटी या फिर एनालाइज द कास्ट पंचायत इन दिस रूरल कम्युनिटी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आंसर इसका आप इजी में लिख देंगे। वेल, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां है, अभी हम ग्रामीण समुदाय के एक और महत्वपूर्ण पार्ट की बात करेंगे, दस्तकारिता। बहुत बच्चों को ये दस्तकारिता का मतलब भी नहीं पता। बेसिकली देखो, दस्तकारिता पहले आपको समझना होगा, समुदाय में दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, एक तो रहते हैं किसान, ठीक है, और एक रहते हैं इन किसानों के अलावा जो भी अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं बच्चों, किसान क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब कृषि के अलावा यहाँ पे मटका बनाना, ठीक है, और मतलब कि खेती के लिए कुछ औजारों को बनाना, ठीक, कपड़ों में रंगाई करना, कपड़ों पर छपाई करना, तो ऐसे जो कार्य थे जो किसानों के अलावा करते थे उन्हें दस्तकार कहते हैं। ठीक है, तो गांव में दस्तकार बहुत ज्यादा रहते थे। किसी एक गांव में उस गांव के लगभग 25% घर जो थे वो दस्तकारों का काम करते। ठीक है, अब कई बार ये जो किसान होते थे और दस्तकार होते थे इनके बीच में फर्क करना है कि तू भाई किसान है और तू भाई दस्तकार है, ये काफी मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि दस्तकार और किसान कभी कभी एक दूसरे के काम करते हुए नजर आते थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते किसान ने किसी भी फसल का टाइम पीरियड 3 से 4 महीने का तो होता ही है। ठीक है, तो पहले वीक में उसने फसल बोई, थोड़ी देर वाली की फसल उग गई और फिर बीच बीच में 1-2 दिन में निराई कर ली, खाद वगैरह डाल ली, सिंचाई कर ली। तो बीच में जो टाइम मिलता है फसल बोने के बाद, ठीक है, और काटने के बीच में वो जो 1-2 महीने का टाइम मिलता था, इस टाइम के दौरान किसान दस्तकारिता का काम कर लेते थे, इसलिए दोनों के बीच में अंतर करना मुश्किल। अब ये दस्तकार में कई काम आ जाते हैं, जैसे कि कपड़ों पर रंगाई करना, कपड़ों पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के लिए औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। ठीक है, तथा जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत हो वे खेती या दस्तकारिता का काम कर लिया करते थे, वही जो मैंने आपको भी बताया था। अब चलो काम शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब इनको क्या मिलता था अपने काम के बदले जब ये अपनी सेवाएं देते थे, यानी कि अदायगी कैसी होती? तो आमतौर पर ये जो ग्रामीण दस्तकार होते थे, इन्हें जो भी फसल होती थी किसान की, उसका एक छोटा-सा हिस्सा दे दिया जाता। ठीक है? या फिर कई बार होता है ना कि किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो पूरा कुल मिला के केवल और केवल 7 एकड़ ज़मीन पे काम कर पा रहा है, तो दस्तकार को वो अपनी ज़मीन ही दे दिया करते। ठीक है? तो ये पॉइंट भी इसमें आ जाएगा। अब इसी अदायगी के संबंध में एक व्यवस्था आई, जजमानी व्यवस्था। ये जजमानी व्यवस्था केवल एक ही स्टेट में थी, बंगाल। बंगाल में जो जमींदार होते थे, ये क्या करते थे? जमींदार इन दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले जैसे कि लोहार, बढ़ई, सुनार, इनको क्या करते थे? ये सेवाएं देते थे जमींदारों को। तो जमींदार इन्हें डेली बेसिस पे कुछ भत्ता, कुछ पैसा दे देता था, कुछ नकद देता था या खाने के लिए कुछ सामान वगैरह दे दिया करता। ठीक है? तो इस तरह से ग्रामीण समुदाय में दस्तकारिता फैलने लगी। तो आपको समझ में आ गया ग्रामीण समुदाय में दस्तकारिता कैसी। इसी को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा, डिस्क्राइब हैंडीक्राफ्ट है, नहीं नहीं नहीं, ये हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, क्या है हमारा, दस्तकारिता। हैंडीक्राफ्ट वैसे नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, वर्ड, बट याद रखना ग्रामीण दस्तकारिता की बात। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकाल में जंगली शब्द से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। सिंपल सा आपको क्या बताना है, मध्यकाल में ये जो जंगली शब्द था, यानी कि जंगली लोग जो थे, इनकी भूमिका को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। बेसिकली जंगली शब्द जंगल में रहने वाले लोगों के लिए उपयोग होता था। ठीक है, क्योंकि जंगल में रहते तो जंगली कहते थे। जैसे आज हम कहते हैं ना कि मैं बिहार में रहता हूँ तो बिहारी कह देते हैं, मैं यूपी में रहता हूँ तो तू यूपी वाला, ऐसे कहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली वाला है, तुम वृंदावन में रहते हो तो वृंदावन वाला है। तो मतलब ऐसे स्टेट के अकॉर्डिंग नाम ले लेते हैं, है ना। तो जंगल में रहता तो जंगली है, लेकिन जंगली मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई सभ्यता नहीं है, वो संस्कृति से परिचित नहीं है, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है। ठीक है, अब ये जो जंगली लोग हुआ करते थे, ये अपना गुजारा बेसिकली जंगल के उत्पादों से करते थे। जंगल से करेंगे, जैसे कि उत्पाद, फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते थे, उत्पादों को एकत्र करते थे, शिकार करते थे
और खेती भी किया करते थे, जो कि मौसम के मुताबिक ये करते थे। ठीक है, उदाहरण, वसंत के मौसम में ये लोग जंगल के उत्पाद एकत्र करते थे, गर्मियों के मौसम में ये लोग मछली पकड़ा करते थे, मानसून के महीने में खेती करते थे, शरद और जाड़े के महीने में छिप छिप कर ये जानवरों का शिकार किया करते थे। तो मौसम के अनुसार अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग कार्य करते थे और लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तभी इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की ये एक बहुत बड़ी खासियत हो गई कि हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने मौसम के। ठीक है, इसीलिए इन जंगलों के बारे में बाबर ये कहता है कि जंगल एक बहुत बड़ा और एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके पीछे परगना यानी कि बाबर का क्षेत्र का गांव का जो पर्टिकुलर गांव है बेसिकली, तो वहां पे ऐसे लोग जो राजा का विद्रोह करते हैं, जो कर देना नहीं चाहते थे, वो जंगल में आके छिप जाते थे, जंगली लोगों की शरण लेते थे और जंगल पर किसी का वश चलता नहीं था। इसलिए बाबर कहता है कि ये एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जंगल। ठीक है, तो मध्यकाल में जंगल की विशेषता, जंगली लोगों की विशेषताओं के बारे में ये पॉइंट आप इजीली देख देंगे। ठीक बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा, व्हाट इज मीन बाय द वर्ल्ड बारबेरियन इन द मिडिवल पीरियड। अब आपको इसे कैसे एक्सप्लेन करना है वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी संबंध में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आईने अकबरी की कमियां उदाहरण से। देखो, आईने अकबरी की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल कमियों की बात करेंगे। आईने अकबरी की विशेषताओं के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आईने अकबरी की कमियां उदाहरण से। तो अबुल फजल की आईने अकबरी की बहुत सारी इसमें कमियां हैं। सबसे पहली कमी यह है, जोड़ करने में कई गलतियां हैं कि कोई इन्हें आंकड़ा मिला है, ठीक है, तो इन्होंने उसके जोड़ में बहुत सी गलतियां अभी भी की हुई हैं। ठीक है, आईने अकबरी में संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं, अर्थात इन्होंने क्या किया था, आंकड़ों को दो तरीके से लिखा था। एक तो शब्दों में, जैसे मैंने लिखा है 1000, ठीक है, 1000 ऐसे, तो इन्होंने 1000 ऐसे लिखा और साथ ही में इसे अंकों में भी इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जो संख्या वाले आंकड़े थे इनमें इन्होंने मिस्टेक कर रखी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। साथ ही जब नकल उतारी जा रही थी, आप सभी को पता है आईने अकबरी किसकी नकल है, जो अकबरनामा है, इसकी अकबरनामा की तीसरी जिल्द के रूप में आईने अकबरी है। ठीक है, तो जब आईने अकबरी की नकल उतारी जा रही थी, लिखी जा रही थी आईने अकबरी, तो उस समय अबुल फजल से मान लेते गलती ना हुई हो, लेकिन उसके सहयोगों से बहुत ज्यादा इसमें भूल हो गई। ठीक है, कई बार ये भी देखा गया कि सभी सूबों से आंकड़े एक ही जैसे नहीं लिए गए, अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 सूबे ए बी सी, इन सूबों से अलग अलग जानकारी ली गई, एक जैसी जानकारी नहीं ली गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी सूबे से जमींदारों की जाति की विशेष सूचनाएं देखने को मिलती हैं, तो वहीं बंगाल और उड़ीसा यहाँ से बहुत सारी सूचनाएं इस बारे में मौजूद नहीं है। फिर वहीं ये देखा गया कि कई सूबों से राजकोषीय आंकड़े जो है वो आसानी से लिए गए बहुत अच्छी तरीके से, तो कहीं पर उसके कीमतों के बारे में, मजदूरों के मापदंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि आंकड़े जो थे वो एक जैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये आईने अकबरी की कुछ कमियां हैं। हालांकि कमियां मोस्टली जो शॉर्ट में पूछी जाती हैं, इसकी विशेषता जो है वो आपसे 8 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने सेपरेट अभी बचाया हुआ है आपके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 को इंग्लिश में इस तरीके से पूछेगा, राइट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आईन ए अकबरी विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप एफ और जी बता देंगे, बाकी आपके ये पॉइंट आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है कि अबुल फजल की ये जो आईने अकबरी है, ये इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। तो ये सबसे पहले हमें सूबे की जानकारी देती है, फिर सूबे के नीचे जो परगना होता है उसकी जानकारी देती है। तो आइए पहले समझते हैं कि आइन के भागों में, आइन को बेसिकली देखो सिंपल सा, पहले आप समझो आइन किसका भाग है, आइन भाग है अकबरनामा। ठीक है, आइन कहां से निकली है, अकबरनामा से। अब आइन के खुद अपने कुछ 5 भाग हैं, इन 5 भागों में सूबे की जानकारी मिलती है और उसके बाद में फिर उसके निचले स्तर की जानकारी मिलती है। तो 5 भागों में संकलन किया गया, जिसमें 3 भाग प्रशासन के हैं। सबसे पहला है मंजिल आबादी, फिर है सिपह आबादी, फिर है मुल्क आबादी। ये 3 है बेसिक। मंजिल आबादी, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, राज्य में किसी मंजिल यानी कि ऊपरी भवन की बात हो रही है, तो किसकी बात होगी, शाही घर परिवार और उसके रख रखाव की बात हुई, मंजिल आबादी। फिर आता है सिपह आबादी, यानी कि
राजा का दरबार। तो सैनिक, नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था, अफसर, मनसबदार, विद्वान, कवि, इन सभी कलाकार, इनकी जीवनी, कार्यशैली, युद्ध स्थिति, इन सभी के बारे में सिपाही आबादी में लिखा जाता है। फिर आता है मुल्काबादी। मुल्काबादी जिसमें राजा और मुल्क का प्रजा का संबंध, जैसे कि वित्तीय पहलू, राजस्व की दर के आंकड़े, ठीक है, सूबे और तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयां, सरकार, परगना, महल की भौगोलिक विशेषताएं, स्थलाकृति, आर्थिक रेखा चित्र, ये सभी मुल्क आबादी में आते थे। और इसी खंड में प्रांत के अलग अलग इकाइयों की जो जमीन मापी गई थी, राजस्व जो दिखाए बताया गया था, वो भी इसी में आता है मुल्क आबादी। तो मंजिल, शाही, सिपह, दरबार, सैनिक, प्रशासन व्यवस्था, जीवनियां, मुल्क आबादी, राजस्व, परगना, विस्तृत जानकारी, सूबे, प्रशासनिक, वित्तीय इकाई, ये सारी इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया एकदम आसान तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछेगा, अच्छा इंग्लिश से पहले ये तो किसके बारे में हो गया अभी तक, सूबे के बारे में जो जानकारी हमें इससे मिलती है। अब सूबे के निचले स्तर की जो जानकारी मिलती है उसको भी तो समझना है ना। तो सूबे की निचले स्तर की जानकारी के संबंध में ये सूबे के नीचे के स्तर की जानकारी देती है, जो कि एक तालिकाबद्ध रूप से है। अब इस तालिका में टोटल 8 तरीके के खाने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परगना महल की जानकारी, किले की जानकारी, जमीन पाई मूल यानी कि मापे गए इलाके की जानकारी, कितना राजस्व निर्धारित किया गया था इसकी जानकारी, कितना राजस्व दान में दिया गया था इसकी जानकारी, जमींदार खाने कैसी थी, 7वें और 8वें में जमींदारों की जातियां, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही और फौजों की जानकारी दी जाती है। आइन की चौथी और जो 5वीं भाग है, इसमें लोगों के धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों की व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो आइन सबसे पहले सूबे की जानकारी देती है, सूबे के बाद में किस तरह की जानकारी देती है, इजीली आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो देख सकते हैं, हाउ डज आइन ए क्वेरी ऑफ अब्दुल फजल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सूबा एंड द लेट बिलो इट। तो पहले क्या क्या बताएंगे इसके बारे में, मंजिल आबादी, शिफे आबादी और मुल्क आबादी, कंट्री आबादी, ठीक है, काउंट्री आबादी बेसिकली। और इसके पश्चात इसके जो भी पार्ट थे जो आपने देखे थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा सबसे आखिरी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। मुगल साम्राज्य में 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में कामयाब रहा। चांदी के भाव के संबंध में कथन को स्पष्ट करो। देखो ध्यान से समझो क्या पूछा गया है। मुगल साम्राज्य 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान सत्ता यानी कि राजनीतिक तौर पे और कई सारे संसाधनों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने वाले साम्राज्यों में से एक था। इसके संबंध में, मुगल साम्राज्य के संबंध में चांदी का आपको यहाँ पे वर्णन करना है कि चांदी किस तरीके से भारत आई थी, एक तरीके से व्यापार के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे। मुगल साम्राज्य में चांदी का बहाव, तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य के अपने समकालीन बहुत से और भी कई साम्राज्य थे, जैसे कि चीन में मिंग साम्राज्य, ईरान में सफावी साम्राज्य, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य। इन सभी बड़े बड़े साम्राज्यों से इसके संबंध काफी अच्छे थे। अब इसी संबंध की वजह से ये लोग आपस में चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार को आसानी से ये लोग क्या करते थे, कर लिया करते थे, मुगल साम्राज्य के लोग। ठीक है, ईरान, चीन, तुर्की, यहाँ तक जमीन के माध्यम से धीरे धीरे करके जितनी भी खोजी यात्राएं बढ़ी तो इससे नई दुनिया खुलने लगी। और जब नई दुनिया खुली तो यूरोप के साथ एशिया के बहुत तेजी से व्यापार बढ़ने लगे। इस संबंध में भारत ने अपने व्यापार तेजी से यहाँ पे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। और जब व्यापार भारत का यूरोप, एशिया के साथ में बहुत तेजी से बढ़ा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत तेजी से विकसित हुई और सिक्कों की ढलाई में विस्तार होने लगा। और जब सिक्कों में ढलाई में विस्तार हुआ, मुद्रा में विस्तार हुआ, तो मुगल राज्य को नकदी कर यानी कि जो कर इनको मिलता था वो नकद पैसे मोहर के रूप में मिलने लगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिकली इतिहासकार थे या फिर यात्री कह लो, जिनका नाम था जोवानी कारेरी। ठीक है, तो इतिहासकार के जोवानी कारेरी का कथा, इन्होंने कहा कि चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती है। अर्थात भारत जो है वो अपनी फसलों के बदले, कपड़ों के बदले व्यापार करता है, तो चांदी बहुत सारे देशों से घूमते घूमते भारत तक पहुंच जाती है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, द मुगल अंपायर मैनेज्ड द कंसोलिडेटेड
its hold on power and resources in the 16th and 17th centuries, explain the statement regarding flows यानी कि चांदी के फ्लो के संबंध में आपको ये समझाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन थे आपके आज के इस चैप्टर के, वो हमने कर लिए कंप्लीट। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सभी के सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन था चैप्टर नंबर 8 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि किसान जमींदार चैप्टर 8 के बारे में था, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना प्यारा सा फीडबैक और सजेशन वगैरह देके जरूर जाइएगा। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।